जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा JMR एजुकेशन चैनल पे। आज मैं आप लोगों को महिला सशक्तिकरण के बारे में बताने वाली हूँ। ये भारत में महिला सशक्तिकरण, ये जो टॉपिक है ये हमारा PG का टॉपिक है, MA हिस्ट्री का जो सेमेस्टर 2 का ये टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण, ये महिला महिला और सशक्तिकरण। महिला महिला का मतलब क्या होता है? महिला मतलब स्त्री, है ना। महिला मतलब स्त्री हो गया हमारा। और सशक्ति, सशक्ति इसमें सशक्त निकाल दें हम। सशक्त मतलब क्या हो गया? स्त्री को सशक्त, सशक्त को और हम अगर इसका और शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब मजबूत, शक्ति होता है। सशक्त मतलब कोई भी अगर सशक्त हो, ठीक, किसी को भी अगर हम लोग बोलते हैं कि वो सशक्त है, किसी भी कार्य में सशक्त है, मजबूत है, मतलब क्या है? वो मजबूत है। वो मजबूत है किसी भी कार्य के लिए, वो ठीक है, सशक्त है, मजबूत है, उसे वो कार्य कुशल तरीके से आता है। ठीक, तो ये क्या हो गया? स्त्री और मजबूत मतलब स्त्रियों की स्थिति को मजबूत करना है। इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ शक्ति भी निकाल सकते हैं। ठीक, मतलब स्त्रियों की शक्तियाँ या फिर स्त्रियों की स्थिति को मजबूत करना। ठीक है, महिला सशक्तिकरण मतलब क्या हो गया कि स्त्रियों की स्थिति को मजबूत करना, स्त्रियों को शक्ति प्रदान करना। और ये सशक्ति जो है, ये सशक्तिकरण, इसका सा का मतलब होता है सभी। ठीक, और ये शक्ति, शक्ति मतलब शक्ति, मतलब क्या हो गया कि सभी शक्ति। ठीक, सभी शक्ति मतलब क्या हो जाता है कि महिलाओं को सभी शक्तियाँ प्रदान करना। जितने भी समाज में हमारी शक्तियाँ हैं, जो भी शक्तियाँ हैं, जो कुछ भी दिया गया है महिलाओं के लिए, उस सारी शक्तियों को प्रदान करना ही क्या हो गया? महिला सशक्तिकरण। ठीक, ये महिला सशक्तिकरण हो गया, मतलब स्त्रियों की स्थिति को मजबूत करना महिला सशक्तिकरण है। या फिर ऐसे ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जा सकता है कि स्त्रियों को सारी शक्तियाँ प्रदान करना महिला सशक्तिकरण है। ठीक, चलिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पीछे समझते हैं कि महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी। महिलाओं की क्या स्थिति खराब थी समाज में? तो इसका आंसर तो आप लोगों को भी पता होगा कि महिलाओं की स्थिति बहुत पहले से खराब हो चुकी है, बहुत पहले से खराबी थी, कभी अच्छी हुई ही नहीं है इन लोगों की स्थिति। तो उसके लिए क्या किया गया कि सरकार द्वारा मुहिम चलाए गए, जिसे महिला सशक्तिकरण कहा गया। सरकार क्या चाहती थी कि समाज में जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी है, उन लोगों को सशक्त किया जा सके, उन लोगों को घर से चार दीवारियों से बाहर निकाला जा सके। महिलाओं का क्या था कि प्राचीन टाइम का अगर हम लोग बात करें, प्राचीन काल का, तो प्राचीन काल में क्या होता था उनके साथ? प्राचीन काल में सिर्फ एक हड़प्पा सभ्यता ही ऐसा सभ्यता है जिस वक्त ना उन लोगों की स्थिति बहुत अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता में मतलब क्या था कि मातृसत्तात्मक समाज था। उसमें मतलब पुरुष प्रधानता नहीं थी, माताओं की प्रधानता थी। एक वही समाज एग्जाम्पल के तौर पर बेस्ट है महिलाओं के लिए, बाकी कोई समाज उसके बाद नहीं हुआ है। वैदिक युग स्टार्ट हो गया, वैदिक काल में भी महिलाओं की स्थिति वैसी हो गई। इतनी मतलब महिलाओं जैसे अगर हम ऐसे ही सोचे भी तो देखिए, पहले क्या होता था कि ऋग्वेद, सामवेद, ये सब की जब रचनाएं हो रही थी तो बहुत सारे शिष्य जो रहते थे वो क्या करते थे, अपने टीचर के पास, अपने गुरु के पास जब आते थे तो जो गुरु होते थे वो अपनी बीवियों को ही ना खाना बनवाने के लिए, पकवाने के लिए, या उन बच्चों की देखभाल के लिए रखते थे। मतलब वैदिक काल में भी उनकी स्थिति खराब हो गई, उनको सभ्य नहीं समझा गया, मतलब उनको अपने बराबर नहीं समझा गया। अगर वो अपने बराबर समझते तो वो भी चाहते कि मेरे साथ साथ आप भी उन्हें शिक्षा प्रदान कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं, आप खाना बनाइए, उनकी देखभाल कीजिए। इस तरह से होने लगा। फिर धीरे 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 मुगल काल आया। मुगल काल में भी तो इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। अगर कोई भी अगर कोई भी शासक अगर कोई भी शासक जीतता था किसी भी क्षेत्र को, तो वहाँ पे सैनिकों को मारने के साथ साथ क्या करता था, उनकी औरतों को अपने यहाँ ले आता था और उन्हें कोठे पे रखता था, या फिर उनसे दूसरी शादियाँ करता था। उन्हें अधिक से अधिक कोठे पे रखा जाता था। और तवायब जैसे चीज़ों का उन्हीं के टाइम में निर्माण भी हुआ था। ये सब जो भी थी वो उन्हीं के टाइम में, ये सारी चीज़ें उन्हीं के टाइम में आया है। ठीक है, तो ये जो तवायब वाली बात है, ये तो उस टाइम में इन्हीं मुस्लिम शासकों के द्वारा ही लाया गया था। अधिक से अधिक उन्हीं के टाइम में वो जब सैनिकों को मार देते थे तो उसकी महिलाओं को, उनकी बीवियों को लाके और अपने पास रखते थे। उन्हें एक तरह से बोलिए तो कोठे पे उन्हें रखा जाता था। ठीक है, तो उससे भी पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति मुगल काल में या दिल्ली सल्तनत काल में बहुत ख़राब हो चुकी थी। ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं कि मध्यकाल में भी महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें किसी भी तरह की कुछ भी
ऐसा नहीं था जो उन्हें बहुत अच्छा मिल रहा था या बहुत अच्छा उनके लिए हो रहा था, ऐसा कुछ था ही नहीं। उसके बाद क्या आता है, आधुनिक काल। ठीक, आधुनिक काल में क्या होता है कि महिलाएं जैसे है वो राष्ट्र के लिए लड़ाई तो करती है, मतलब राष्ट्र हित के लिए। आधुनिक काल में मतलब अधिक से अधिक तो राष्ट्र प्रेमी ही जागरूक हुए हैं, अधिक से अधिक लोग राष्ट्र के हित के लिए ही लड़े हैं। अगर हम बात करें पश्चिमी सभ्यता की तरफ भी, तो उस टाइम में भी सब जितने भी थे, अगर महिलाएं भी थी तो वो अपने हक के लिए ही लड़ाई कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें सारा अधिकार मिल गया था। उन्हें भी तो कोई अधिकार नहीं मिला था, उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। अफ्रीका की लेडीज़ या सऊदी अरब की इन लोगों को किसी तरह का कोई अधिकार ही नहीं था, तो ये लोग भी तो सब लड़ाई कर रही थी। मतलब कहीं भी महिलाओं की स्थिति सशक्त नहीं थी। ठीक, तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब थी। भारत में तो बस जो महिलाएं सामने आ रही थी लड़ने के लिए, बस उन्हीं का नाम कहीं दर्ज है, बाकी किसी का भी नाम दर्ज है। जैसे लखनऊ से हजरत महल थी, तो हजरत महल का नाम तो दर्ज है, हाँ वो थी, लेकिन क्या महिलाओं की स्थिति उस वक्त भी सशक्त थी? महिलाएं तो बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थी। मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है कि कुछ गिनी चुनी ही महिलाएं जो थी उन्हीं के बारे में इतिहास में दर्ज है, पन्नों में, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन क्या अन्य महिलाएं कोई कार्य नहीं कर रही थी? क्या वो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ही नहीं ले रही थी? लेकिन ऐसा नहीं था, वो भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रही थी, लेकिन उनके बारे में कहीं लिखा नहीं गया। ठीक, लेकिन क्या है कि उस वक्त भी ना महिलाओं को बाहर आने के लिए अपना आवाज़ खुद उठाना पड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि हाँ हम लोग भाई बाहर जा रहे बाहर जा रहे। उस वक्त भी स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी। जैसे सती प्रथा, ये पूर्ण विवाह निषेध रहता था, सती प्रथा होता था उस वक्त, और प्रदा प्रथा था। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी, बहुत सारी कुप्रथाएं थी जिससे महिलाएं ग्रसित रहती थी। वो चार दीवारियों के अंदर रहते थे, नहीं हमारा पति काम करेगा, हमारे बच्चे बेटा काम करेगा, ऐसा नहीं है कि हमारी बेटी जा रही है या बीवी बाहर जा रही है घर से, ऐसा कुछ था ही नहीं। महिलाओं का बस यही रोल है कि वो चार दीवारियों के अंदर रहे, उसी में वो खुश है। अभी के टाइम में भी यही बहुत जगह ये चीज़ है। ऐसा नहीं है कि अभी समाज बहुत सुधर गया है, बहुत सुदृढ़ हो गया है, बहुत आगे जा चुका है महिलाओं के मामले में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिला अभी भी महिलाएं जो है वो असुरक्षित है। ऐसी कई घटनाएं हमें रोज सुनने को मिल जाती है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहीं महिलाओं के साथ क्या किया जा रहा है, महिला हत्या या दहेज के लिए उन्हें मारा जा रहा है, तो कहीं यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएं देखी जा रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी भी समाज में एकदम से कुप्रथाएं हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुप्रथाएं ऐसी प्रचलित है। और उनके लिए अब सरकार उन्हीं महिलाओं के लिए या हमारी जैसी ही महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम लाए हैं, जिनके तहत वो चाहते हैं कि महिला सशक्त हो, महिला सशक्तिकरण का निर्माण हो, महिला भी मजबूत हो, महिला भी समाज में पकड़ बढ़ाए। अगर हम बोले महिला सशक्तिकरण के लिए, तो महिला सशक्तिकरण भारत में क्यों जरूरी है? अगर हम भारत की बात करें ना, तो भारत में ना आधा परसेंटेज जो है वो पुरुषों की है और आधा जो है वो महिलाओं की है। अगर हम महिला और पुरुष दोनों को इक्वालिटी में नहीं रखेंगे तो क्या किसी भी राष्ट्र का कल्याण हो सकता है? कभी भी ये राष्ट्र अपना वैश्विक स्तर पे पहचान बना सकता है? आप बताइए, पहचान बना सकता है या नहीं बना सकता है? ऐसा कभी नहीं होता है। इसके लिए ना अगर आधी आबादी हमारी महिलाओं की है और आधी पुरुषों की, तो दोनों को इक्वलिटी देना पड़ेगा, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी वो वैश्विक स्तर पे अपना पहचान बना सकता है, तभी कल्याण हो सकता है हमारे राष्ट्र का, वरना नहीं हो सकता है। अगर 50% पुरुष ही कार्य करे और 50% महिलाएं कार्य ही नहीं करे, तो वो क्या ही कर सकती हैं अपने लाइफ में? कुछ नहीं कर सकती है। उन्हें भी तो कार्य करना आवश्यक होगा। वो कार्य करेगी तभी तो देश जो है वो सशक्त और मजबूत बनेगा, तभी तो देश का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा। अगर ये सिर्फ महिलाएं काम कार्य नहीं करे, सिर्फ पुरुष ही कार्य करते रहे, तो ऐसे नहीं हो सकता है कि कोई भी देश की स्थिति मजबूत हो। देखिए, अगर हम लोग बात करें पश्चिम देशों की बात, तो पश्चिम देशों में ना महिला प्लस पुरुष दोनों मिल के कार्य कर रहे हैं, इसीलिए देश अधिक से अधिक मजबूत है। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। महिला सशक्तिकरण क्या है? ठीक, महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर अधिकार, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि अनेक क्षेत्रों में वृद्धि की जाती है, जिससे महिलाओं का बहुमुखी विकास संभव हो सके। ठीक, मतलब क्या हुआ? महिला सशक्तिकरण क्या है कि उसमें ना महिलाओं को क्या होता है कि उसमें उनको आत्मसम्मान प्रदान किया जाए, महिलाओं को आत्मसम्मान दिया जाए, आत्मनिर्भरता उन्हें दी जाए, उन्हें बहुत सारे अधिकार दिए जाए, जो भी समाज के अधिकार है उन्हें भी दिए जाए, और स्वतंत्रता उनको दिया जाए, समानता उन्हें समाज में समानता दी जाए। ऐसी कई चीज़ें हैं जो उन्हें दिया जाए, तभी महिला सशक्त हो सकती है। ठीक, तभी उनका बहुमुखी विकास हो सकता है। ठीक,
अगर हम साधारण शब्दों में कहें कि महिला सशक्तिकरण क्या है, तो महिलाओं को सभी क्षेत्रों में मजबूत बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। ठीक, मतलब महिलाओं को सारे क्षेत्रों में मजबूत बनाना ही क्या है, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, अब महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, चलिए देखते हैं महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अब देखते हैं हम महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता। पहला टॉपिक हमारा क्या है, लिंगीय भेद। ठीक, ये क्या है हमारा, लिंगीय भेद। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, तो इसमें पहला जो पॉइंट बनाई हूँ वो है लिंगीय भेद। लिंगीय भेद मतलब आपको क्या समझ में आता है, लिंगीय भेद में कमी। लिंगीय भेद में कमी का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब क्या है कि समाज में ना लिंगीय भेद में कमी थी, मतलब महिला पुरुष के लिंग का सामान्य अनुपात नहीं था, उन दोनों में अंतर था। उन दोनों को जब तक इक्वल नहीं कर दिया जाता तब तक क्या है कि वो लिंगीय भेद लिंगीय भेद है। यहाँ पे पुरुष महिला की संख्या जो है वो कम ज़्यादा है, तो ये पुरुष महिला की जो संख्या थी कम ज़्यादा को इक्वल करने के लिए, लिंगीय भेद में कमी को रोकने के लिए ही महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता लिंगीय भेदभावों में कमी लाने हेतु आवश्यक है, मतलब लिंगीय भेदभाव में महिला पुरुष की जो भी है उसमें कमी लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज भी भारतीय समाज में लड़के एवं लड़कियों में फ़र्क किया जाता है। आज भी भारतीय समाज में क्या है कि लड़कों एवं लड़कियों में फ़र्क किया जाता है। ठीक, जैसे लड़के के जन्म पर अधिक खुशियाँ मनाई जाती, ये तो एकदम स्वाभाविक बात है। अभी भी के टाइम में भी बहुत जगह देखने को मिलता है कि लड़के के जन्म पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती है। अगर बेटी के बारे में पता भी चलता है तो वो लोग उतने खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लिए तो दहेज भी देना पड़ता है और बहुत सारी कार्य जो उनके लिए करना पड़ता है, इसलिए बेटी के जन्म पे खुश नहीं होता है अभी भी समाज, बहुत समाज। और लड़कों के जन्म पर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वर्तमान समय में लिंग भेद चरम सीमा पर है, जिसके कारण समाज में कई प्रकार की कुप्रथाएं देखने को मिलता है। घर तथा बाहर, चाहे विद्यालय हो, सार्वजनिक स्थल हो, सब जगह लिंगीय भेदभाव देखने को। अतः महिला सशक्तिकरण के माध्यम से लिंगीय भेदभाव को कम किया जा सकता है। सही में ये तो सच है, अगर महिलाएं सशक्त हो जाए, महिलाएं मजबूत हो जाए, तो क्या वो लिंगीय भेदभाव को कम करने में हमारी मदद नहीं करेगी। जो महिलाएं नहीं समझ पाती है, समाज की बहुत सारी मतलब सामाजिक तौर पे वो ग्रसित हो जाती है या परिवार के दबाव में आ जाती है, वही महिलाएं ना भ्रूण हत्या करवाती है। अगर वो ना करवाएं और अगर उनकी बेटी ही हो रही है, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर ले, तो क्या मतलब इसमें लिंगीय भेदभाव में कमी आएगी कि नहीं आएगी, बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, एकदम होगी। और लिंगीय भेदभाव क्या है कि इक्वल भी हो जाएगा, इसमें लिंगीय भेदभाव जैसा कुछ रहेगा ही नहीं कि हाँ उस देश का लिंग अनुपात बहुत ही अच्छा है ऐसा बोला जाएगा, लेकिन ऐसा तो अभी है नहीं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सभ्य समाज। सभ्य समाज में क्या दिया गया है, सभ्य समाज मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण सभ्य समाज के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। मतलब कोई भी अगर समाज सभ्य, किसी भी समाज को अगर आपको सभ्य बनाना है, उसमें महिलाओं को सशक्त करना अति आवश्यक है। अगर महिलाएं सशक्त नहीं होगी तो उस समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। एक पुरुष ही मिलकर एक समाज को सभ्य समाज नहीं बना सकता है, उसके लिए महिलाओं की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक, महिला सशक्तिकरण में महिलाएं कर्तव्य निष्ठा, कुशल तथा जवाबदेह बनती है। महिला सशक्तिकरण के द्वारा ही वो अपने कार्य को अच्छे से कर सकती है या किसी भी क्वेश्चन का आंसर सही से दे सकती है। ठीक है, इसके लिए बहुत ही जरूरी है महिला सशक्तिकरण। और क्या है कि सशक्त महिलाओं के द्वारा घर तथा बाहर की जिम्मेदारियों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया जाता है, जिससे सभ्य समाज का निर्माण होता है। ठीक, अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा सांस्कृतिक सफलता। हम जानते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक संरक्षण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि महिलाएं सशक्त होगी तो वो अच्छी तरह से अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक के सकारात्मक तत्वों को आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित कर सकती है। मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए अगर हम ऐसे ही एग्जांपल ले लें कि देखते हैं हम अपने घर में ही कि अगर मम्मी को कुछ आता है, ठीक, अगर मम्मी को डांस भी आता है ना, या कोई गीत गाना कुछ भी आता है मम्मी को, तो वो चीज़ ना वो अपने बच्चों में हस्तांतरित कर देती है। उससे ये कैसे होता है, अगर उन्हें कुछ आता भी है, अगर वो किसी गेम में अच्छी है या उन्हें कुछ भी अच्छे से आता है और वो डर डर के घर में रह रही हो कि ये नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, वो डर के रहती हो, तो वो अपने बच्चे को नहीं बता पाएगी। अगर वो सशक्त होगी ना तो उसी कार्य को करने के लिए अपने बच्चों को भी प्रेरित करेगी कि नहीं मतलब मुझे ये कार्य अच्छे से आता है, तुम भी इस कार्य को कर सकते हो, तो इस कार्य को तुम भी करो। ठीक, उस सिखाएगी अपने बच्चों को, मतलब अपना गुण जो है वो बच्चों में हस्तांतरित जरूर कर देगी। ठीक, इसलिए महिलाओं को सशक्त होना बहुत ही जरूरी है। ठीक,
हमारा चौथा पॉइंट है आर्थिक सुदृढ़ता। आर्थिक सुदृढ़ता मतलब हम जानते हैं कि विश्व की आधी आबादी महिलाओं की है, ठीक, परंतु इस आधी आबादी की शक्ति का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या है कि हम लोग सब जानते हैं कि विश्व की जो आधी आबादी है ना वो महिलाओं की है, लेकिन इस जो आधी आबादी की शक्तियों की बात करें, महिलाओं में क्या शक्तियाँ नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन उनका उपयोग ही नहीं हो रहा है कहीं। उनका क्यों उपयोग हो? उन्हें तो बस इतना ही समझा जाता है कि वो चार दीवारियों के अंदर ही सही है, सेफ है, सुरक्षित है, उन्हें घर से बाहर जाना ही नहीं है, तो उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे महिलाओं को बोझ स्वरूप माना जाता है। सही है कि हाँ महिलाएं तो बोझ ही है, इसीलिए तो भ्रूण हत्याएं होती है, ठीक। और फिर आगे क्या है हमारा, अतः किसी भी राष्ट्र के आर्थिक सुदृढ़ता के लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त स्त्रियां अपनी जिम्मेदारियों को भली भली प्रकार से करती है और राष्ट्रीय उन्नति में भी योगदान देती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, मतलब उसमें क्या है आर्थिक सुदृढ़ता में कि अगर महिलाओं को सशक्त और उन्हें आत्मनिर्भर बनना है, वो आत्मनिर्भर बनती है, आर्थिक स्थिति से कोई कार्य करती है, तो उनके साथ क्या होता है कि वो ना जो है वो आर्थिक रूप से भी ना समाज को सशक्त बनाती है, ठीक। वो अगर कार्य कर रही है तो समाज भी तो सशक्त बनेगा, उसके भी तो पैसे आ रहे हैं समाज में, उसके पैसों का भी तो उपयोग होगा, इसके लिए समाज सशक्त बन रहा है, मतलब राष्ट्र की उन्नति भी तो होगी, ठीक। इसलिए राष्ट्र की उन्नति में महिलाएं जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। अब हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, प्रजातांत्रिक सफलता। प्रजातांत्रिक सफलता में क्या है हमारा कि प्रजातांत्रिक सफलता और संवैधानिक मूल्यों की सफलता के लिए महिला सशक्तिकरण अति आवश्यक है। वर्तमान समय में बिहार राज्य में पंचायती राज्य चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। मतलब प्रजातांत्रिक सफलता भी महिलाओं को जरूर से जरूर मिलना चाहिए। जैसे कोई भी अगर हम बात करें कि कोई भी इलेक्शन में वो खड़ी हो रही है और अगर वो जीतती है तो उससे ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो दूसरी को प्रेरित कर रही है, उसे देख के और महिलाएं भी चाहेगी कि हम भी इसके जैसा कुछ करें। अगर हम बात करें कि हमारे घर अगर मुखिया ही होती है, महिला मुखिया होती है, तो कितना अच्छा होता है कि हाँ महिला मुखिया है हमारे यहाँ, ठीक। अब आगे हम देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण में क्या बाधाएं थी, ठीक है। महिला सशक्तिकरण में बाधाएं, महिला सशक्तिकरण में बाधाएं, बैरियर्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक। महिला सशक्तिकरण में निम्नलिखित बाधाएं हैं। हमारी पहला बाधा अशिक्षा एवं गरीबी। देखिए पहला बाधा हमारा क्या हो गया, अशिक्षा एवं गरीबी। अशिक्षा एवं गरीबी से क्या समझ में आता है, मतलब कि समाज अशिक्षित हो, समाज में तो महिलाओं को शिक्षा ना प्रदान किया जा गया हो। मान लीजिए अगर हमारे घर में दो बच्चे हैं, ठीक, और एक बेटा है एक बेटी है और हमारा परिवार गरीब है, तो जो पिता है ना वो चाहेगा कि हम बेटे को पढ़ाएं, बेटी को ना पढ़ाएं, ठीक। इसके लिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है तो वो बेटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, लेकिन बेटे के साथ नहीं। वो बेटे को जरूर पढ़ाएंगे पर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। गरीबी के कारण तो बेटी नहीं पढ़ पाई और बेटा पढ़ लिया, ठीक। अब ये जो बेटी नहीं पढ़ पाई वो तो अशिक्षित रह गई, गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाई तो वो अशिक्षित रह गया। अब उसे समाज में कई प्रथाओं का सामना करना पड़ेगा। वो महिला कभी आगे जाके सशक्त नहीं हो पाएगी। उनके समय पर विवाह अगर करवा दिया जाए तो वो क्या अपना कार्य अच्छे से कर पाएगी? उससे तो हर जगह हर फील्ड में हर तरह से डर लगेगा कि नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो तो ये मतलब चार दीवारी के अंदर ही सिमट के रह गई ना। तो ये गरीबी वो अशिक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इन लोगों के महिलाओं को रोकने के लिए, ठीक, आगे बढ़ने से। हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा गरीबी एवं अशिक्षा है, क्योंकि गरीबी के कारण लोग अपनी बच्चियों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिससे अशिक्षित स्त्रियां अपने अधिकारों और दायित्वों से परिचित नहीं हो पाती है, जिसके कारण शिक्षा के अभाव में इनका सशक्तिकरण नहीं हो पाता है, ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है बाधा में से, एक है सामाजिक कुप्रथाएं। सामाजिक कुप्रथाएं क्या है, देखिए देखते हैं। सामाजिक कुप्रथाएं, महिलाओं से संबंधित अनेक कुप्रथाएं हमारे समाज में प्राचीन काल से ही लेकर आज तक चली आ रही है, जो निम्न है। पहला, बाल विवाह, लड़कियों का बाल विवाह किया जाता है, ये भी सच है। प्रथा प्रथा, लड़कियों को प्रथा प्रथा में रहना पड़ता है, ये भी सही है। दहेज प्रथा तो बहुत गलत है, ठीक है। अभी के टाइम में तो और ज़्यादा विद्यमान है। विधवा विवाह निषेध, विधवा विवाह निषेध मतलब अगर किसी भी स्त्री का पति मर गया है तो वो स्त्री दोबारा शादी नहीं कर सकती है, ठीक। ये बहुत गलत है। फिर सती प्रथा, सती प्रथा मतलब सती प्रथा तो आपको पता ही होगा कि सती प्रथा क्या होता है। सती प्रथा मतलब होता है कि
अगर किसी का पति मर गया तो वो उसके साथ अग्नि में दहन हो जाती थी, उसी के साथ उसी आग में वो भी जल जाती थी। ठीक है, ये हो गया हमारा सती प्रथा। और सामाजिक कुप्रथाएं समझ में आ गया, उसको आप थोड़ा अपने से अधिक अधिक करके डील कर लीजिएगा, वो बहुत इजी पॉइंट है, इसीलिए बस उसको हम इंडिकेट किए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट इसमें क्या बनेगा हमारा, देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा है जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी तो ज़रूर होती है महिलाओं में, इसलिए तो महिला, ये सब महिला की बाधा है, महिला को सशक्त करने में बाधाएं यही सब उत्पन्न कर रही। ठीक है, जागरूकता की कमी मतलब महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र की प्रमुख बाधा है लोगों में जागरूकता की अभाव। जागरूकता की कमी के कारण महिलाओं को घर की चार दीवारियों के भीतर रहने हेतु तो बाध्य किया जाता है, जिनसे उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाता है। ठीक, अब हमारा 4 पॉइंट जो है वो क्या है, 4 पॉइंट हमारा हो जाएगा पितृसत्तात्मक। हमारा समाज जो है ना वो पितृसत्तात्मक है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मतलब पुरुष प्रधानता समाज है, और अगर हम एग्जाम्पल लें कि चलिए देखते हैं कि एक घर में दो बच्चे हैं एक घर में। ठीक, एक एक बेटा है एक बेटी है। अगर बेटा ज़्यादा समझदार भी नहीं है, वो थोड़ा मंद बुद्धि के टाइप का भी है, या फिर वो ज़्यादा समझदार नहीं है, बहुत बदमाश है, बदमाशियाँ बहुत ज़्यादा करता है, और उसी की जगह बेटी बहुत समझदार है, बेटी पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, वो हर फील्ड में अच्छी है, खेलने में कूदने में अच्छी है, लेकिन क्या किया जाएगा कि एक पिता के द्वारा बेटी की शादी करवा दी जाएगी, और बेटा को घर में ही बेटा को आगे पढ़ाया जाएगा, ज़बरदस्ती पढ़ाया जाएगा, और उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा कार्य उसके पिता करेंगे, लेकिन बेटी के साथ क्या करेंगे कि शादी करवा देगा। अगर उसी बेटी की शादी नहीं होती तो क्या वो अच्छे से समाज नहीं चला सकती थी, वो अपना घर अच्छे से संभाल नहीं सकते, अपने पिता भाई माँ को नहीं संभाल सकती थी। लेकिन महिला के साथ ये बहुत गलत होता है, और लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक, हम देखते हैं पितृसत्तात्मक। हम जानते हैं कि भारतीय समाज प्राचीन काल से ही पितृसत्तात्मक समाज रहा है। पितृसत्तात्मक समाज में पैतृक संपत्ति का और अधिकारों का हस्तांतरण सदैव पुत्र की ओर होता है, ना कि पुत्री की ओर, जिससे उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाता है। ठीक, हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या या लिंग के आधार पर गर्भपात भारत में महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाले सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। मतलब कन्या भ्रूण हत्या मतलब जो भी कन्या, अगर कन्या गर्भ में पल रही रहती है और ये पता चलता है, तो बहुत ज़्यादा ये केसेस है कि कन्या को पेट में ही मार दिया जाता है, मतलब कन्या भ्रूण हत्या होता है। ठीक है, थैंक यू गाइज। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।